अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का प्रोग्राम स्पेशल है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। आपको गुलबशन यादेव के हवाले से सारा केस समझ आ जाएगा, सारे किरदार आ जाएंगे समझ में। नवाज शरीफ ने किस तरह फ़ायदा देने की कोशिश की या अपोजिशन किस तरह कौम को बेवकूफ़ बना रही है, वो सारे हक़ाइक़। और मैं अभी तो मैं गुफ्तगू ज़रा कम करूँगा, लेकिन मैं जो मेरे पुराने प्रोग्राम हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि मैंने हक़ाइक़ सारे कानून के तहत वो बताए हुए हैं, मैं बजाय रिपीट करने के लिए कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें उसी तरह ही दोबारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएं और आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। जिस चीज़ ने ज़्यादा मुझे मजबूर किया वो थे ट्वीट जो मुख्तलिफ आए और बात होती रही। सबसे बड़ा ट्वीट जो है एहसन इकबाल ने, ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कौमी असम्बली में भारतीय जासूस गुलबशन यादेव को इमरान न्याजी हुकूमत की तरफ से NRO दिए जाने के ख़िलाफ़ हुकूमत के जज्बात और वक़ार की निजात। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें? NRO, दुख और अफसोस का मकाम है। वो सारा आपके सामने चल रहा है। और गुलबशन यादव को अपील का हक़ देने के लिए मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, कमाल की बात है, ना परवेज़ ना 3 में ना 13 में वो कहती हैं हम यानी भारतीय जासूस गुलबशन के लिए कौमी असम्बली में कानून पास कराने की कोशिशें की जा रही हैं। बताएं अब गद्दार कौन, नवाज शरीफ या मौजूदा सेलेक्टेड? हम कौमी असम्बली में यह कानून किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे। लिखी हुई चीज़ें आती हैं, काट एंड पेस्ट डाल देते हैं। और यही चीज़ अगर देखा जाए, गरीदा फ़ारूकी भी उन्हीं के सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर है। वो क्या लिखती हैं? भारतीय जासूस गुलबशन यादेव के लिए NRO, क्या गुलबशन यादेव को छोड़ने की हुकूमती तैयारी हैं? किसी कानून के स्कूल में दाखिला लेना चाहिए इन सब को और समझना चाहिए। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी जो कहा गुलबशन को NRO देने। अब यहीं मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वो ट्वीट जो है वो बैकग्राउंड पे आपके ख़िलाफ़ आपके पास चलते रहेंगे। थोड़ी सी तारीख़ में पुरानी आपको बताने से कबल ये पोजीशन आपके सामने मैंने इसलिए रख दी है, और इसमें जो डिफरेंट रेलेवेंट डाइसेंटिंग नोट है, सदक हुसैन जिलानी जो पाकिस्तान ने जज अपॉइंट किया, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ओपिनियन है, जो ऑर्डिनेंस है, जो ऑर्डिनेंस 29 मई 2020 को बड़ा क्लियर है। वो आगे आपको पता चल जाएगा जब मेरे अपने प्रोग्राम में मैं बताऊंगा आपको वो ऑर्डिनेंस का मकसद क्या था। लेकिन अभी आपके साथ और बता दें कि आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, ये 120 दिनों के लिए होता है। और ये 29 मई से अगर आप आ जाएं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर 120 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ऑर्डिनेंस तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन हुकूमत ने अभी ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 आपके बैकग्राउंड पे भी चल जाएगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। और हुकूमत ने वकील देने के हवाले से, लेकिन भारतीय हुकूमत इसमें बिल्कुल नहीं आ रही, ना वो वकील लेना चाह रही है ना वकील करना चाहिए। हुकूमत ने अपना वकील पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर करने के लिए इसी अदालत में गए, और अदालत में गए और अब इकनॉमिक टाइम में जो शाया हुआ खबर वो भी आप पढ़ लीजिएगा, बैकग्राउंड बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर अगस्त 3 में 3 अमाइकस क्योराए अदालती मुआवनीन अदालत ने मुकर्रर कर दिए थे। आबद हसन मंटो, हामिद खान और मखदूम अली खान, चीफ जस्टिस उमर अपना अथर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब इस सारे केस की समाअत कर रहे हैं। और इसमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं जो बड़े मिसलेनियस पटिशन है। एक 3 अगस्त 2020 का जो ऑर्डर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 10 सफ़ों का ऑर्डर है, वो भी ज़रा बैकग्राउंड पे आपको पास आ जाएगा, जिसमें तीनों का मैंने कहा था कि अमाइकस को राय पॉइंट किए अदालत ने, वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई यानी हुकूमत पाबंद है। वियना कन्वेंशन अगर डालें, इसको फैसला दिया गया था गुलबशन यादव के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की हुआ था, फिर मिलिट्री का एपेलेट ट्राइब्यूनल के हवाले से भी फैसला आ गया। आर्टिकल 36 में वियना कन्वेंशन काउंसिल एक्सेस देने के हवाले से ये कमी रह गई थी, और कसूर नवाज शरीफ गवर्नमेंट का है। याद रखिएगा, ये सारी तफसील आपको आगे पता चल जाएगी। इकोनॉमिक्स टाइम का मैंने आपके हवाले से जिक्र कर दिया ताकि क्लैरिटी हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी बैकग्राउंड पे आपके सामने आ जाएगा, जो तकरीबन 10 सफ़ों का है, और उसमें जो अदालत ने सवाल रखे थे सामने।
अब यहाँ सबसे पहला जो प्रोग्राम मैं आपके सामने रखूँगा वो बुनियादी तौर पर क्या ये कानून क्या था, फैसला क्या था, वो पहले वो आप ये देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अगली बात जो मैं अहम करना चाहता हूँ वो गुलबशन यादव के हवाले से है। हर एक को पता है गुलबशन यादव के बारे में। इंडियन बहरिया के हाजिर सर्विस हैं, 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ़्तार किया गया था और जो उन्होंने काम किए थे हर दहशतगर्दी और बाकी चीज़ों के तहत अगर आप सिर्फ देखें कि वो सारे सबूत तो मौजूद थे हमारे पास। फ़ौजी अदालत ने अप्रैल 2017 में तखरीबकारी और दहशतगर्दी में सज़ाए मौत दी थी और इस फैसले के ख़िलाफ़ इंडिया जो है मई 2017 में आलमी अदालत से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दरवाज़ा खटखटाया और इस्तदाद ये थी कि गुलबशन की यादें मुअत्तल करके उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाए। और मामला ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। हर एक को पता है, हमें भी पता है इस बात को। और बेसिकली तो ये केस पाकिस्तान ने जीता था। अहम नुकात बड़े सिंपल से हैं कि वियना कन्वेंशन बराए काउंसलर रवाबित के दफ़ा 36 के तहत गुलबशन यादव को उनके हकूक़ के बारे में बताया जाए, उनके राइट्स क्या क्या हैं, अपील करने के हवाले से, एक्सेस के हवाले से। और ये भी शामिल था कि इंडियन काउंसिल के अफसरान को बातचीत करने की इजाज़त दी जाए, काउंसलर रिसाई दी जाए ताकि उनसे मुलाकात करके उनकी कानूनी नुमाइंदगी का बंदोबस्त करें। और ये भी कहा गया था कि गुलबशन यादव पर मौसर नज़रसानी के लिए तमाम नज़रसानी का बजाय है कि आखिरी वक्त तक ये हार चुके हैं सारे केस। जब हमारे पाकिस्तानी कानून कहता है जब आप अपील भी आपकी खारिज हो जाए तो आपका राइट कोई रह नहीं जाता, सिर्फ एक रहम की अपील रह जाती है। ज़रूरत पड़े तो इसके लिए कानून साजी की जाए और जब तक मौसर का नज़रसानी और दोबारा गौर मुकम्मल लाओ, फांसी की सज़ा मुअत्तल रहे। अब पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह तौर पर इक़दाम किए, फ़ैसले माने और 28 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 नफाज किया, जिसके तहत 60 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़रसानी और दोबारा गौर की अपील दायर करने की ये स्पेशल लॉ बना है, इजाज़त दी गई। ठीक है जी, दायर की जा सकती है। ये अपील कमांडर यादव या उनका कानूनी नुमाइंदा या इंडियन हाई कमीशन दायर कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने 17 जून को गुलबशन यादव को बुलाया था, ताहम उन्होंने अपील दायर करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं माफ़ी की अपील के लिए जाऊंगा। आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के यानी कल पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इंडियन हुकाम ने, मुबैना तो नहीं है तो बड़ा सीरियस सी बात है, मुबैना का लफ्ज़ कई BBC वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मुबैना कौन सा रह गया यहाँ तो फैसला आ गया था कि वो जासूस है, डिक्लेयर्ड जासूस है। मुलाकात की ये दूसरा मौका है गुलबशन यादव से। पहले सितंबर में मुलाकात हुई थी पिछले साल और अब दोबारा मुलाकात, अहले खाना भी मुलाकात कर चुके हैं गुलबशन यादव में। अच्छा, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। बहुत बड़ा ये पाकिस्तानी फ़ौज का या इदारों का काम था कि किस तरह उन्होंने पासपोर्ट बनाए हुए थे, किस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से, जो कि हमारा बड़ा वाज़ेह स्टैंस है, इस हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि एक अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद अनासर की पुष्ट पनाही ये इंडिया करवा रहा है। दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टुवर्ड इंडिया। हमारे अंदर भी मीर जाफ़र सादिक मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले को किस तरह से उठाया, किस तरह कोशिश की, और हम लोग बड़ी ईमानदारी से लेकर चल रहे हैं। और इंडिया ने किस तरह से मामला सारे उठाए, आपको पता है। APS का वाक़या, अभी रिसेंट आपने स्टॉक एक्सचेंज का वाक़या देखा है, अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के किस तरह से वो नेटवर्क चल रहा है,
बलूचिस्तान के अंदर देखें, बलूचिस्तान से इंडिया तक सिंध तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गुलभूषण यादव के केस को बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया नवाज शरीफ के दौर में। उन्हीं के दौर में हमने सिरिल अलमेडा, अजमल कसाब वाले मामले देखे, इंडियन जासूसों के हवाले से देखे, शुगर मिलों में लोग ये पहुँचना देखे, सजन में अपना मिटल, हमने मिटल को इस्लामाबाद से मरी बगैर किसी, और उसी दौर के अंदर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी शादी पे ख़ुद आ गए। नवाज शरीफ साहब की बैनुल अक़वामी जो उनसे तो बहुत ताल्लुकात है ना, वो चाहे तैयब उर्दगान देख लें, साद हरेरी देख लें जो बचा के ले गए थे, फिर कतरी ख़त हमने देखा सारा, सऊदीज़ के साथ जिस तरह ये तो अब सारा सोचने वाली बात है ना। और अभी भी वो इंग्लैंड बैठे हुए हैं और इलाज अभी तक नहीं कराया, तो ये सोचने वाली बातें हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त केस लड़ा, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब ने बहुत मेहनत की थी और पाकिस्तान को केस जीता है। बस यानी ये तो नहीं, सज़ा ख़त्म तो नहीं की उन्होंने, सिर्फ रिव्यू का कहा है। वो रिव्यू अब जैसे गुलभूषण यादव माफ़ी की बात कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो का पाकिस्तान ने कानून भी बना दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया, नज़रसानी का राइट भी दे दिया। वो अब उस नज़रसानी का राइट अगर वो नहीं लेना चाहता या इंडिया एक्साइज नहीं करता, वो नहीं अपील फाइल रिव्यू फाइल करते, तो वो फाइनलिटी होगी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला सिर्फ इसी हद तक है, पाकिस्तान उनको सजाए मौत के तरफ ले जाता है। बरी करने में या भी उसको माफ़ी करने के हवाले से मैं नहीं समझता बड़ी रिजेंटमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर ये, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में राइट तो मौजूद है कि एक बंदा सारे गुनाह मांग रहा है, मान रहा है, माफ़ी मांग रहा है, मिन्नत तरले कर रहा है, ये फैसला तो मुझे आज अथॉरिटी नहीं करना है। जी, आपने ये वाला डिटेल में सारा देख लिया। ये बेसिकली जुलाई 17 का, जुलाई 7 है गालबन, मुझे जो याद पड़ता है। मैं 1 मिनट में देख के आपको बता दूं, मैंने जो डेटें साथ नोट की हुई हैं और वो क्लियर हो जाएगा आपको। ये जी बिल्कुल जुलाई 17 का है। ये जुलाई 17 का दूसरा प्रोग्राम जो मैंने ऑर्डिनेंस और केस के हवाले से, उसमें से काट के सारा दिखाया जा रहा है। प्रोग्राम ये लंबा हो जाना, लेकिन ये ज़रूरी है आप लोगों को समझने के लिए। वो सारा पोर्शन दोबारा जो 2 जुलाई का 108 उस पर प्रोग्राम पे नंबर डाला करते थे, वो सुन लीजिए। आज की जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा दुख हुआ। एहसन इकबाल साहब ने बगैर पढ़े सोचे समझे, भाई यादव का केस तो पढ़ लें। गुलभूषण यादव का केस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया 17 जुलाई 2019, 44 सफ़ों पर मैंने ये सामने खोला हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब, आपको अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करनी चाहिए थी पहले। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा करके एहसन इकबाल साहब ट्वीट करने से पहले आपको कम से कम जहन का इस्तेमाल करना चाहिए था। या मजाक तो बनाए, स्टेट्समैन एक्ट करें आपके ये आसानी के लिए, आप जैसों की आसानी के लिए। उसके ये पैराज मैं पढ़ने लगा हूँ आपके लिए, कंक्लूडिंग पैराज, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। कंक्लूडिंग पैराज ने बहुत कुछ, हर चीज़ आसान कर दी है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने लगा। 146 से 148 पैरा आम आदमी के लिए। The court notes that obligation to provide effective review and reconsideration can be carried out in various ways. The choice of means is left to Pakistan. केस का जिक्र कर दिया उन्होंने, अपनों का कई केसों का जिक्र कर दिया। The obligation to provide effective review of consideration is inverted comma में an obligation of result which must be performed unconditionally. कई केसों का जिक्र करने के बाद अबुल लफ्ज़ सुनिएगा, consequently Pakistan shall take all measures to provide for effective review and reconsideration, including if necessary by enacting appropriate legislation. To conclude, the court finds that Pakistan is under an obligation to provide by means of its own choosing effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Yadav, so as to ensure that full weight is given to the effect of the violation of right set forth in Article 60 of the Vienna Convention, taking account of paragraph 139, 145 and 146 of this judgment. The court recalls that it indicated a provisional measure
directing Pakistan to take all necessary measures to its disposal to ensure that Mr. Yadev is not executed pending the final decision in the present proceeding. आगे केस का जिक्र करने के बाद the court considered that a continued stay of execution constitute an indispensable condition for the effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Yadev. अब चूंकि 139 और 145 पैरा का भी जिक्र है तो 139 आप लोगों की आसानी के लिए जरा वो भी पढ़ दिया जाए. The court considered that a special emphasis must be placed on the need for the review and reconsideration to be effective. The review and consideration of the conviction and sentence of Mr. Yadev, in order to be effective, must ensure the full weight is given to the effect of violation of the rights as set forth in Article 36, Paragraph 1 of the Convention, and guarantee that the violation and the possible prejudice caused by the violation are fully enunciated. It presupposes the existence of a procedure which is suitable for this purpose. The court observes that it is normally the judicial process which is suited to the task of review and reconsideration. केस का जिक्र कर दिया. और 145 the court notes that according to Pakistan, the High Court of Pakistan can exercise review jurisdiction. The court observes, however, that Article 199, Paragraph 3 of the Constitution of Pakistan has been interpreted by the Supreme Court of Pakistan as limiting the availability of such review for a person who is subjected to any law relating to the armed forces of Pakistan, including the Pakistan Army Act 1952. The Supreme Court has stated that the High Courts and the Supreme Court may exercise judicial review over a decision of the Field General Court Martial on the ground of non-quorum judice without jurisdiction or suffering from malafide, including malice in law only. आगे सैद जमान केस, Federation of Pakistan, civil petition number so and so. Article 8, Paragraph 1 of the Constitution provides that any law which is inconsistent with fundamental rights granted under the Constitution is void, but this provision does not apply to Pakistan Army Act of 1952 by virtue of a constitutional amendment. Thus, it is not clear whether judicial review of a decision of a military court is available on the ground there has been a violation of the right set forth in Article 36, Paragraph 1 of the Vienna Convention. सुन लें आप, एक फैसला दे दिया पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत आर्टिकल 199 लगता नहीं है. अब जरा समझना है आम आदमी की आसानी के लिए. इसीलिए पाकिस्तान ने बड़ा इंटेलिजेंटली, जो मैं एक समझ पाता हूं, खामोशी क्यों रही पहले सारे खामोश बैठे रहे हैं. और ये आपको बताता चलो, ये ऑर्डिनेंस 29 मई 2020 को, और ये नोटिफाई होता है, गैजेट में छपता है पाकिस्तानी गैजेट में. 21 मई 2020 को ये ऑर्डिनेंस बाकायदा प्रोमलगेट किया. इस ऑर्डिनेंस का नाम रखा गया कॉल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विद इन ब्रैकेट रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020. इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान. इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस. हाई कोर्ट्स पावर टू रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन वेयर. अब आगे रीजन बताई गई हैं. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिलेशन टू अ फॉरेन नेशनल पासिस एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन, जिसका जिक्र किया ऑफ कॉन्सुलर रिलेशन of 24 April 1963, or a foreign national is aggrieved in respect of the rights available under Article 36 of the Vienna Convention of Consular Relation of 24th April 1963. Such foreign national, either himself or through his authorized representative or through a consular officer of a mission of this country, may file a petition before the High Court for review and reconsideration in term of Section 3 with regard to an order of conviction or sentence of a military court operating under the Pakistan Army Act 1952. Explanation को मैं छोड़ दूं सारा. आगे कोर्ट डिफाइन करके disposal of petition in deciding on petition filed under Section 2, this court shall examine whether any prejudice has been caused to the foreign national in respect of his right of defense, right of evidence, and principle of fair trial due to denial of a consular access according to the Vienna Convention on Consular Relation 24th of April. Removal of difficulty, आगे देखिए, ordinance having overriding effect. The provision of this ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, including the Pakistan Army Act 1952. जरा समझ आइएगा. एक आम वकील को, एक आम आदमी को चीज समझ आई नहीं थी. इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस का फैसला सामने रखते हुए ये आपको रास्ता देना था रिव्यू का, रिकंसिडरेशन का.
वो तो आप दे नहीं सकते, वो तो आप प्रोवाइड ही नहीं था। आप तो सारी रेमेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, फैसला हो चुका था। उसको रास्ता देने के लिए आर्मी एक्ट के अंदर सामने रखते हुए एक ऑर्डिनेंस तश्कील दिया गया है, और वो भी बाकायदा क्लैरिटी के साथ है, हर चीज सामने लिखी हुई है। मैं नहीं समझता कि बेहतरीन एक मौका दिया है, काउंसलर एक्सेस भी दिया, एक एक्सेस दिया, दूसरा एक्सेस दिया, तीसरा एक्सेस अभी रिसेंट फिर कहा उन्हें आके मिलने, लेकिन उन्हें नजर आ रहा है कि जो पहले फैसला पाकिस्तानी कोर्ट से दिया वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन एक आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी थी, उसको रिव्यू और कंसिडरेशन करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पाई। यानी आप खामोश बैठे थे, आपने पहला ऑर्डर जो आया यादेव का वो क्यों नहीं पढ़ा? अपोजिशन पार्टियां का खामोश बैठी हुई थी। कब का ये फैसला आया हुआ? 2019 के बाद। यानी समझ आए आप बात को खुदारा। फिर पाकिस्तान ने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस बना के मई 2020 के अंदर, वो ऑर्डिनेंस भी आपको नहीं, और ऑर्डिनेंस आपको पता है आर्टिकल 89 कहते हैं, इस वक्त असेंबली तो आपकी बैठी नहीं हुई, सिर्फ बजट का इजलास हुआ है, बाकी तो आपको कोरोना की वजह से सारा कुछ लॉकडाउन पड़ा हुआ है, ना आप कोई गैदरिंग कर सकते हैं, सिर्फ बजट के इजलास हुए हैं, इसके अलावा कोई ऐसी बात सामने नहीं आ सकी है। अदालत खुदारा कानून को समझने की कोशिश करें, इस तरह मजाक मत उड़ाएं। यानी और आपको पता है इसी तरह की प्रेस रिलीज और प्रेस जो क्लिपिंग्स आई हुई थी वही इस्तेमाल की थी इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों मौका दे रहे हैं आप? तमाशा बनने का क्यों मौका दे रहे हैं? स्टेट्समैन बने। आपको मसला था, बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या ट्वीट करने के लिए आप गवर्नमेंट के साथ अंदर बैठ के कोई मीटिंग करते, बैठ के डिस्कशन करते, और आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग और माइलेज लेने के लिए खुदारो कौम को बेवकूफ मत समझें, बेवकूफ मत समझाएं। ये कौम अब आप लोगों को समझ चुकी, इसलिए चाह रही है कि स्टेट्समैन बने। ये सियासी कार्ड मत खेलें। हर जगह सियासी कार्ड खेलने से मुल्क को नुकसान हो जाता हो सकता है, हो रहा है और होगा। बचाइए पाकिस्तान को। जी, आपने ये भी सुन लिया 108 का, और अगला जो बड़ा अहम है वो वीलॉग 119 है, जो मेरा प्रोग्राम है। नवाज शरीफ ने क्या कुछ किया, कानून क्या कहता है, ये तफसीलात सारी इस प्रोग्राम में सुनिएगा। प्रोग्राम ये पर्सन स्पेसिफिक का इशू नहीं है, बैनुल अक़वामी तौर पर आपके ऊपर क्या सैंक्शंस लगती हैं, क्या पाबंदी, और फारूक नसीम साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वो क्लियर किया है। वो बताया है कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल दुनिया के साथ अगर रहना है, बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ रहना है, तो ये चीज़ें वैसे तो असूली तौर पर जुरिसडिक्शन तो एक्सेप्ट नवाज शरीफ साहब के दौर में की गई। क्यों की गई उस वक्त एक्सेप्ट? भाई आपने खुद, यू आस्क फॉर इट, आपने वो जुरिसडिक्शन खुद एक्सेप्ट की है, खुद मानी है, तो उसमें फिर आपको अमल दरामद करना है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और उसमें है भी क्या, अब देखें ना वो लफ्ज़ क्या कहे हैं, क्या राइट क्या दिया है। सच फॉरेन नेशनल ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे के जरिए, और थ्रू अ काउंसलर के जरिए, ऑफिसर और मिशन ऑफ दिस कंट्री में फाइल अ पिटीशन बिफोर अ हाई कोर्ट फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इन टर्म ऑफ सेक्शन 3 जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया, with regard to an order of conviction or sentence of a military court operating under the Pakistan Army Act 1952। अब इस बात को डिस्पोजल सेक्शन 3 में है, वो भी समझ लें। ऐसे नहीं खुला इख्तियार दे दिया, कोई खुला इख्तियार नहीं है। डिस्पोजल ऑफ पिटीशन फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इन डिसाइडिंग अ पिटीशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 2 द कोर्ट शैल एग्जामिन, लफ्ज़ सुनिएगा क्या लिखा है, वेदर एनी प्रेजुडिस हैज बीन कॉज्ड टू अ फॉरेन नेशनल। वो देख तो लें, पहले पढ़ तो लें। इतने पार्लियामेंटेरियन दुख हुआ सारे, इसलिए पाबंदी होनी चाहिए इनके ऊपर। जब इनके ऊपर पाबंदी होगी तो आसानी होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज राइट ऑफ अ डिफेंस, राइट टू एविडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल ड्यू टू डिनाइल ऑफ काउंसलर एक्सेस अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन ऑफ 24 अप्रैल 1963। अब जरा यही समझिएगा, ये कैप लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है ये खुली आज़ादी दे दी है हमने। हम स्टेट्समैन क्यों नहीं बन पाते? देखिए, एक स्टेट की जिम्मेदारी है, वो स्टेट ने ये काम सारे करने हैं, इसमें आम आदमी का कोई कंसर्न नहीं है। नोबडी, यानी ना इमरान खान का, ना सदर अलवी का, ना वजीर कानून का, दे कांट प्ले एनी रोल इन इट। द जजमेंट बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ टू बी, इन पे बड़ा इंटेलिजेंटली ड्राफ्ट किया ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में हक भी दे दिया और नहीं भी दिया, मैं आपको पहले बता दूँ। आपको ये देखना है, इसलिए सेक्शन 3 बड़ा डिस्पोजल करते हैं, क्या कोर्ट ने देखना है। अगर वो सारी चीज़ों को काउंसलर रिलेशन को सामने एक्सेस 3 दफ़ा दे दिया,
अब वो कोई नहीं आना चाहते तो उनकी मर्जी है, उनके पास केस नहीं है ना जी। यादेव कह रहा है कि मुझे माफ़ी दे दें, मुझे माफ़ कर दें, रहम की अपील फाइल दाखिल की हुई है जी। आपने मेरा जुलाई 24 2020 का प्रोग्राम भी सारा देख लिया। उम्मीद है आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी। वी नीड टू हैव ए स्टेट्समैन। हम पाबंद हैं आर्टिकल 36 वियना कन्वेंशन को सामने रखते हुए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अपील को सामने रखते हुए, बैनुल-अक़वामी कवानीन हम तोड़ नहीं सकते हैं, डोमेस्टिक लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट्समैन समझने की ज़रूरत है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपोजिशन को, तमाम सियासी जमातों को और हुकूमत को चैलेंज है। वैसे भी हुकूमत की कमी है कि हुकूमत को इस पर बाकायदा एक डिबेट, ओपन डिबेट करनी चाहिए इन सबको बिठा कर। यानी ये जो NRO देने की ये बातें, ये क्यों? पहले आपको पता है कि आपकी अखबारी खबरें नवाज शरीफ के दौर की, उसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया। इंडिया को वो तो अलग बात है, नवाज शरीफ का काम ही यही है, उनकी यारी दोस्ती हैं इनके साथ, वो इनको फ़ायदा देना चाहते हैं। गद्दारी या बगावत ये आप मैं नहीं कह सकता, लेकिन गद्दारी आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी कि कौन सी गवर्नमेंट काम खड़ी है। आपको स्टेट्समैन बनना है, स्टेट्समैन बने खुदारा, ये तभी काम आगे हालात और बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। हमारी मजबूरियाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि ये वाला कानून ये तो था ना, ये बाकायदा अपोजिशन सारी इकट्ठी एक पेज पर आकर, ताकि पूरी दुनिया में खबर जाए कि पाकिस्तान जो है ना कौमी यकजहती की बात कर रहा है, पाकिस्तानी सारे कानून का नफाज चाह रहा है। अब सेनेट के अंदर ये जाना है कानून, तो सेनेट चूँकि 120 दिन 140 दिन 240 दिन हो चुके हुए हैं। अब इस ऑर्डिनेंस को सेनेट बाकायदा कौमी यकजहती का मुजाहरा करके इसको पास करे और इस पर बाकायदा जो अमल दरामद होना है और जो स्टे हुआ है एग्जीक्यूशन का, कैपिटल पनिशमेंट का, वो जब ये आप बना एक्सेस दे देंगे तो फिर उम्मीद है पाकिस्तान जब ये पेश करेगा वहाँ पर जाकर तो आपको आसानी बन जाएगी। और एडवांटेज अल्टीमेटली पाकिस्तान को मिलना है कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी कानून भी माने हैं और जासूस को छोड़ा भी नहीं है। पाकिस्तान की जीत इसी में है। सारे इकट्ठे हों और फैसला करें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा।